डाइ डायोड जब आप फॉरवर्ड बायस में रखते हैं तो डायोड की प्रॉपर्टी है कि उसका रेजिस्टेंस लो होता है और वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास होने देता है। और जब डायोड आता है रिवर्स बायस में प्रॉपर्टी है डायोड की कि डायोड हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है और अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होने देता। डायोड एक यूनी डायरेक्शनल डिवाइस की तरह काम करता है जो करंट को केवल एक ही डायरेक्शन में अलाउ करता है फ्लो करने के लिए, अपोजिट डायरेक्शन में करंट को रोक देता है, ब्लॉक कर देता है। और डायोड की इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है रेक्टिफायर्स के लिए, रेक्टिफायर बनाने के लिए। रेक्टिफायर क्या है? रेक्टिफायर एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा सर्किट जो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है। ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देता है रेक्टिफायर। हमें जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है हमें जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो रही है वो सारी की सारी ऑल्टरनेटिंग करंट है। डायरेक्ट करंट हमें नहीं प्रोवाइड की जा सकती क्योंकि डायरेक्ट करंट का डीसी का बहुत लंबे डिस्टेंस तक डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल नहीं है। एसी को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग ट्रांसफार्मर। तो हमें अवेलेबल है डीसी एसी सॉरी एसी। लेकिन बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट एसी पर चलने के लिए बने हुए हैं। जैसे आपका फैन है, मोटर, कहीं भी कोई भी मोटर आपके लगा हुआ किसी भी डिवाइस के अंदर, चाहे एसी है, रेफ्रिजरेटर है, पंखा है, ये सब एसी पर ऑपरेट करने के लिए डिजाइन करे गए हैं। लेकिन कुछ डिवाइसेस ऐसी हैं जो एसी पर ऑपरेट हो ही नहीं सकती, उन्हें डीसी ही चाहिए। हर वो डिवाइस जिसमें डिस्प्ले सिस्टम है या साउंड सिस्टम है, चाहे आपका मोबाइल हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, आपका टीवी है, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ये एसी पर नहीं चल सकती। ये डीसी पर ही इन्हें ऑपरेट होना होता है। लेकिन मिल रही है हमें एसी। तो एक रिक्वायरमेंट बन जाती है कि अवेलेबल एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। उसके लिए यूज किया जाता है डायोड एज रेक्टिफायर। कैसे यूज किया जाता है? दो कॉन्फ़िगरेशन है, दो तरीके हैं डायोड एज रेक्टिफायर यूज करने के। पहले तो हेडिंग डाल दीजिए आप, रेक्टिफायर। A circuit or a device that convert AC into DC is called rectifier. There are two types of rectifier. दो तरह के रेक्टिफायर हैं, जिसमें से पहला रेक्टिफायर है, इसे हम कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर जो एसी की केवल आधी वेव को रेक्टिफायर करता है, आधी वेव को अलाउ करता है और बाकी आधी वेव को काट देता है। क्या है कंडीशन? रेक्टिफायर बनाने के लिए अक्सर एक ट्रांसफार्मर यूज करना होता है, चाहे वो स्टेप अप हो या स्टेप डाउन हो। जैसे आपकी मोबाइल चार्जिंग है, मोबाइल चार्जिंग के लिए आपको 5 वोल्ट चाहिए डीसी, तो आपको एक ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा जो एसी मेंस के 220 वोल्ट को कन्वर्ट कर दे, स्टेप डाउन कर दे, कितने वोल्ट में? 5 वोल्ट में। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। जरूरी नहीं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही यूज करें, आप स्टेप अप भी यूज कर सकते हैं अगर कहीं आपको हायर वोल्टेज चाहिए, हायर डीसी वोल्टेज चाहिए। ये प्राइमरी का नाम P1 P2 लिख रहा हूं, और ये सेकेंडरी S1 S2, सेकेंडरी का नाम S1 S2। सेकेंडरी पर एक आपने डायोड लगाया, पीएन जंक्शन डायोड। हालांकि जब आप इसका सिंबल बना देते हैं तो पीएन और एन रखने की, लिखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक लोड रेजिस्टेंस लगाया और इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपने ली है आउटपुट, आउटपुट ली।
अब यहाँ एसी मेन से जो आपने अप्लाई किया हुआ एक साइन वेव है, जिसकी पोलैरिटी और मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली चेंज होते रहते हैं। किसी एक इंस्टेंट पर P1 नेगेटिव और P2 पॉजिटिव है, तो कॉरस्पॉन्डिंगली सेकेंडरी पर S1 पॉजिटिव और S2 नेगेटिव हो जाएगा। अपोजिट फेस में होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी की दोनों के दोनों पोलैरिटी। अब जरा ध्यान से देखिए आप, इस कंडीशन में पी टाइप आपका जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से, और एन टाइप कहाँ जुड़ा हुआ है? एन टाइप जुड़ा हुआ है आपका नेगेटिव से। तो यहाँ ये जो डायोड आपने लगाया है, ये किस कॉन्फ़िगरेशन में है? ये किस कॉन्फ़िगरेशन में है? हम्म डायोड इज इन व्हाट? फॉरवर्ड बायस। डायोड इस टाइम फॉरवर्ड बायस में है। फॉरवर्ड बायस का मतलब ये कैसा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? लो रेजिस्टेंस। इसने लो रेजिस्टेंस ऑफर किया, और लो रेजिस्टेंस ऑफर करने का मीनिंग इसने क्या किया है? अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू। इलेक्ट्रिक करंट इसने पास कर दी अपने अंदर से। ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां? S1 से डायोड, डायोड से लोड रेजिस्टेंस से S2, और सेकेंडरी से घूमते हुए फिर S1। तो यहां से करंट स्टैब्लिश हुई, सर्किट में करंट आई स्टैब्लिश हो गई, और फिर इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। आउटपुट आपको कितना मिलेगा? आउटपुट इज इक्वल टू व्हाट? वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। और कितना वोल्टेज होगा ये? सिंपल सी बात है, आई इंटू आर एल। आई इंटू आर एल वोल्टेज, जो भी आपने लोड रेजिस्टेंस यहाँ लगाया। कंडीशन बदलती है 1/50 सेकेंड के बाद। 1/50 सेकेंड के बाद यहाँ P1 और P2 की पोलैरिटी चेंज हो गई, अपोजिट हो गई। कॉरस्पॉन्डिंगली S1 और S2 की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। दूसरा डायग्राम ड्रॉ कीजिए। एग्जाम में ये मोस्ट प्रोबेबल है आना इसका, और आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि एग्जाम में आप दो डायग्राम ड्रॉ करें। इसी तरह से दो डायग्राम ड्रॉ करें। डायग्राम ड्रॉ करने में कम टाइम लगेगा, पूरा डिस्क्रिप्शन लिखने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और दो डायग्राम आप लगा देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये सब कुछ अपने आप डिस्क्राइब हो जाएगा। एसी मेंस, और जहां भी एसी यूज करना होता है वहां हम एक इक्वेशन लिख देते हैं, इक्वल्स ई नॉट साइन ओमेगा टी। और ये अब आपकी सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल पर लगा हुआ है आपका डायोड, पी टाइप एन टाइप, ना लिखें तो भी ठीक है। इसके साथ आपने लगाया हुआ है लोड रेजिस्टेंस, जिसे आर एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर एल के आउटपुट, आर एल के अक्रॉस आपको मिलती है आउटपुट। पोलैरिटी चेंज हो गई प्राइमरी की। पहले P1 नेगेटिव P2 पॉजिटिव था, तो आफ्टर हाफ साइकिल ऑफ एसी P1 की पोलैरिटी हो गई पॉजिटिव और P2 की पोलैरिटी नेगेटिव। कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ S1 हो गया नेगेटिव और S2 हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ अगर आप देखें ध्यान से तो P टाइप लोअर पोटेंशियल पर है, नेगेटिव से कनेक्टेड है, और N टाइप कहाँ है? हायर पोटेंशियल पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो अब इस टाइम डायोड कैसा है? डायोड इज इन रिवर्स बायस। और रिवर्स बायस होने का मीनिंग क्या? हाई रेजिस्टेंस।
और हाई रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या हुआ? इट डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू, अपने अंदर से ही करंट पास होने ही नहीं देगा, डू नॉट अलाउ। तो फिर आपको आउटपुट कितना मिला? आउटपुट इज इक्वल टू करंट जीरो है इंटू आर एल, कितना मिला आपको आउटपुट? जीरो। मतलब सीधी बात है, नो आउटपुट, आपको आउटपुट पर कोई वोल्टेज यहां नहीं मिल पाएगा। उसके बाद फिर से ये कंडीशन बनेगी, हाफ साइकिल के बाद फिर से करंट चलने लगेगी और आपको आउटपुट मिल जाएगा। ये करंट को एक ही डायरेक्शन में मेंटेन रखता है, केवल केवल क्लॉकवाइज, जैसा कि हमारे यहाँ डायग्राम पर है। जब करंट की टेंडेंसी हुई एंटी क्लॉकवाइज चलने की, तो इस डायोड ने करंट को रोक दिया, ब्लॉक कर दिया पूरी तरह से। इसका ग्राफ आपको बनाना है और बहुत ज्यादा एग्जाम में इसका ग्राफ बनाने के लिए आता है और ग्राफ पर क्वेश्चन भी आते हैं। दो ग्राफ ड्रॉ करने हैं हमने और बिल्कुल एक दूसरे के नीचे ही ड्रॉ करने हैं। थोड़ा स्केल यूज कर लूं क्योंकि बिल्कुल प्रिसाइज ग्राफ ही हमें बनाना है इसमें। ये इनपुट ग्राफ है, इनपुट वोल्टेज y एक्सिस पर और x एक्सिस पर यहां हम लेते हैं टाइम। तो इनपुट वोल्टेज कैसा होता है? इनपुट वोल्टेज इंक्रीज होता है, डिक्रीज होकर जीरो, और फिर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होकर जीरो, फिर इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होकर जीरो। कुछ भी नहीं है, ये कौन सा कर्व बना रहे हैं? ये सिंपल साइन वेव कर्व बना रहे हैं, किसके लिए? ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए। ऑल्टरनेटिंग करंट का ये ग्राफ हो गया जो इनपुट वोल्टेज का वेरिएशन रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इनपुट वोल्टेज का वेरिएशन है। इसमें ऊपर वाला हाफ कहलाता है पॉजिटिव, निगेटिव। ये ऊपर वाला हाफ का मीनिंग क्या है? ये वो पार्ट है ऑल्टरनेटिंग करंट का जब आपके लिए S1 पॉजिटिव और S2 निगेटिव है। ये नीचे वाला निगेटिव हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है उस टाइम के लिए, उस करंट के लिए, उस वोल्टेज के लिए जब S1 निगेटिव है और S2 पॉजिटिव है। तो इस डायोड ने क्या काम किया? इस डायोड ने केवल पॉजिटिव हाफ को ही अपने अंदर से पास होने दिया, निगेटिव हाफ को इसने रोक लिया है। निगेटिव हाफ को इसने बिल्कुल पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया, रोक लिया। तो दूसरे ग्राफ में हम ड्रॉ करेंगे क्या? आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज का वेरिएशन कैसे होगा? जब पॉजिटिव पार्ट आया आपके डायोड पर, तो डायोड ने अलाउ कर दिया इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए और आपको आउटपुट मिला। लेकिन जब निगेटिव पार्ट आया तो डायोड ने ब्लॉक कर दिया और आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिला, नो आउटपुट एट ऑल, नो वोल्टेज एट ऑल। फिर ये पॉजिटिव पार्ट आया, फिर पॉजिटिव पार्ट आया, कुछ मुझसे मिस्टेक हो गई। हम्म ये डायग्राम बनाने में ध्यान रखना पड़ता है कि बिल्कुल डायग्राम आपका एक दूसरे के नीचे ही बनना चाहिए। चाहे तो इसमें यहाँ एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दीजिए और भी अच्छा हो जाएगा। ये डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दीजिए यहाँ। इसीलिए ग्राफ दोनों बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के नीचे ही ड्रॉ किए जाते हैं। ये आपने टाइम के रेस्पेक्ट में इक्वल इंटरवल्स ले लिए। जब पॉजिटिव पार्ट आया
तो डायोड ने अलाउ किया, आउटपुट मिला। जैसे ही निगेटिव पार्ट आया, डायोड ने ब्लॉक कर दिया और आपको कोई आउटपुट नहीं मिला। फिर पॉजिटिव पार्ट आया, डायोड फिर से कंडक्टिव बन गया और इसने इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए अलाउ कर दिया। और इस तरह से आपको इंटरमीडिएटली रुक रुक कर ही सही, लेकिन केवल एक ही डायरेक्शन में करंट आपको मिलेगी, एक ही डायरेक्शन में वोल्टेज आपको मिलेगा। हमारे एसी की साइकिल का फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, यानी 1/50 सेकेंड लगता है पूरे साइकिल में। तो 1/100 सेकेंड के लिए आपको आउटपुट मिलेगा, फिर 1/100 सेकेंड के लिए कोई आउटपुट नहीं, फिर अनदर 1/100 सेकेंड के लिए आउटपुट, फिर नेक्स्ट 1/100 सेकेंड के लिए कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन ठीक है, नहीं मिल रहा, अपोजिट डायरेक्शन को आपने रोक लिया। बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। प्रॉब्लम क्या, बहुत सारे सर्किट काम ही नहीं कर पाएंगे या खराब हो जाएंगे अगर उसमें करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी जाए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ बैटरी के टर्मिनल उल्टे हो जाए, करंट या वोल्टेज अप्लाइड रिवर्स हो जाए, तो वो हमेशा के लिए खराब हो जाती है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। तो यहाँ रिवर्स वोल्टेज को, नेगेटिव हाफ ऑफ एसी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। क्योंकि यहाँ आप देखिए, पूरी की पूरी वेव में से केवल आधी ही वेव को पास होने दिया है। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं क्या, हम कहते हैं कि आधी वेव को रेक्टिफाई किया इसने, इसलिए क्या बोला जाएगा इसे, हाफ वेव रेक्टिफायर, राइट।